क्रो FM3 पर फिर एक बार। पता नहीं कितने मुश्किल से मैंने उस सब पुराने दिनों को भुला चुका था, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ऐसा होगा जो मुझे पुराने दिनों के याद में डुबो देगा। सब कुछ शांत था, लेकिन जब मैंने 1 महीने पहले शादी की तो पहले तो बहुत दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज बीवी की चीख मुझे पहली बार सुनाई दी। मैं कमरे के अंदर गया तो मीरा यानी मेरी बीवी मुझे बेहोश पड़ी मिली। मैंने उसे बिस्तर पर ले गया, पानी के छींटे मारे तो कुछ बात करके पता चला कि उसे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर समझ चुका था कि शायद सब कुछ दोहराने की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने गैराज में आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मेरे गैराज में लोकेश सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन जब मैं गैराज में काम कर रहा था तभी मुझे एक फ़ोन आता है। फ़ोन में मेरी माँ ने मुझे कहा कि मीरा की तबीयत खराब है, तो मैं जल्दी गया घर की ओर। गाड़ी में जाते जाते ही एक बच्चा मेरे गाड़ी के ठीक सामने कुचलते कुचलते बचा। मैं अंदर तक डर गया। गाड़ी को थोड़ी देर साइड में लगाया। मैं ये चिंता कर रहा था कि कहीं मेरे ऊपर कोई अनहोनी तो नहीं मंडरा रही। मैं ये चिंता करते करते दवाई लिया और गाड़ी को धीरे से चलाया। धीरे से चलाकर घर आखिर पहुंच ही गया। मैंने जाकर मीरा की देखभाल की। मीरा बार बार बोल रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा, उसका भी एक अलग कारण है। मैंने जैसे तैसे उसे सुलाया। उसके बाद मैं टेंशन में सिगरेट पीने लगा, लेकिन मेरे सिगरेट के बुझाते ही अचानक ऊपर का घूमता हुआ फैन रुक गया। मैंने चेक किया तो फैन चालू नहीं हुआ, और ऐसा करते करते मैंने देखा कि मीरा अपने बिस्तर से उठी और मुझे देखते हुए खुद को जोर से चांटा मारने लगी। मैं उसे रोकने गया तो वो एक दीवार में लगी हुई फोटो पर इशारा करने लगी, और अचानक मीरा बेहोश होकर फिर उठी। मीरा घबराते हुए कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो मैंने उसे चुप करते हुए कहा कि जितना हक हमें इस हवेली पर है, उतना ही हक किसी और का भी है, जिसे हम ना तो जानते हैं और ना ही कभी कोशिश करेंगे जानने की। सुबह हुई। मैं अपनी माँ और पिता से कहने लगा कि मीरा का ख्याल रखना होगा। मैं ज़रा पता लगाता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं उस शख्स के पास गया जिसने इससे पहले एक बार हमारी परेशानी दूर करी थी। करीपुर के सबसे बड़े ओझा, वो ही बता सकता है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं गया उसके घर, लेकिन वो तो आज शाम को आने की बात कर रहा था, तो मैं चुपचाप वापस आ गया। मैं घर में अंदर ही अंदर रो रहा था, मेरे मीरा को गोद में लिए हुए। कुछ राज छुपी है इस महल के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले जब ये आत्मा हमें पहली बार सताने लगी थी, तब उस आत्मा ने मेरे दादाजी को ले गया था, और अब फिर से सताने लगी है। इसका मतलब फिर से वो कुछ ना कुछ तो लेने आई है। मैं आप सभी को बता ही रहा था कि तभी मेरे कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। ज़्यादातर आत्माएं तो रात को परेशान करती है, तो फिर ये दिन दहाड़े क्या हुआ। मैं जाकर देखा कि ये आवाज़ कैसे आई। बाहर जाकर पूरा का पूरा फर्श मैंने चेक किया, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे टूटने की आवाज़ आए। नौकरानी तो गार्डन में है। कुछ देर बाद मुझे फिर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ मीरा की थी। मीरा की आवाज़ सुनते ही मैं फिर गया घर के अंदर, तो देखा मेरी बीवी मीरा पीठ के बल ऐसे अकड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीठ पर चाकू घोंप दिया हो। मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए मुझे बुला रही थी इशारे से। मैं उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कमरे में मुझे छोड़कर शायद किसी और को भी देख पा रहा हो। मैंने चिल्लाना शुरू किया, सबको बुलाया। बाकी लोग आकर मामले को संभालने लगे।
मुझे कमरे से बाहर जाना पड़ा। शाम हो चुकी थी, तो मैंने उस ओझा को कॉल करके अपने हवेली में बुलाया। ओझा जब उस कमरे में आया, कमरे के अंदर गया, तो जो नज़ारा सबको देखने को मिला, शायद उन सभी के नींद नहीं हुए थे उस रात। ओझा जब कमरे में गया तो मीरा ऐसे तड़प रही थी जैसे सांप के ऊपर गर्म पानी डाल दिया हो। मीरा छूटने की कोशिश में पूरी जान लगा दी। उसे लगभग 12 लोगों ने पकड़ रखा था, फिर भी हालत संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद ओझा जी ने अपने क्या क्या तरीके आजमाए, वो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। बस दिखा कि मुंह पर हल्दी छिड़क कर पवित्र पानी भी छिड़क रहा था और कुछ बातचीत कर रहे थे। वो दोनों चिल्लाते हुए वो बहस करने लगे थे। ओझा जी ने उस आत्मा को एक कांच के बोतल में कैद कर दिया। तो मुझे तो लगा था कि मीरा को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसने होश होते ही एक ही जिद पकड़ ली थी। मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। मैंने पहले तो उसे नहीं बताया, लेकिन उसने ऐसी जिद पकड़ी, खाना भी नहीं खाया उसने पूरे दिन। तो आखिर में मैंने कहा, सुनो, आज से 4 साल पहले हम इस हवेली में नए शिफ्ट हुए थे। 1 महीने में सब कुछ अरेंज करके, जब एक दिन एक नौकरानी, जिसकी 5 दिन के अंदर ही शादी होने वाली थी, नाम था सहाना, अपना काम कर रही थी इस हवेली में। दादाजी सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और उसी सीढ़ी के नीचे नौकरानी सहाना पोछा लगा रही थी। दादाजी के हाथ से गलती से एक भारी बक्सा ऊपर से गिरा और सीधे सहाना के सर पे। लकड़ी का बक्सा टुकड़ों में बिखर चुका था और जो सहाना का सर था, देखने के लायक भी नहीं बचा था। मैंने बहुत कोशिश की उसके परिवार वालों को चुप कराने की, लेकिन वो लोग नहीं माने और जो पैसे मैंने उस परिवार को देने की सोची, वो आखिर में मजबूरी में पुलिस को खिलानी पड़ी। और भी बहुत परेशानियां झेलकर मैंने बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन इन सभी के बीच शायद सहाना की आत्मा इसी हवेली में भटकती रही। मेरे दादाजी को बहुत परेशान करने लगी थी। जीना हराम कर दिया था उसने सबका। मेरे दादाजी को कई हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन ये सब करते करते एक और मुश्किल बढ़ रही थी। जब भी किसी डॉक्टर को दिखाता तो जो हमने कांड किया था 1 महीने पहले, उसी का राज खुलने का डर बढ़ रहा था और डॉक्टर दिखाकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अंत में जब मेरे दादाजी अधमरा सा होने लगे, तब जाकर मेरे पिता ने इस ओझा को बुलाया था। लेकिन इन सभी के बीच वो आत्मा तभी शांत हुई जब उसने अपना बदला पूरा किया। हाँ, बदले में उसने मेरे दादाजी को मार दिया। और आज मुझे उस ओझा ने बोला कि वो सहाना की आत्मा फिर से जाग उठी, क्योंकि वो जब मरी थी तो उसके शादी को 5 दिन ही बाकी थे, और जब मैंने तुमसे शादी किया तो वो ये सब सह नहीं सका। लेकिन एक बात मेरे सर में घूमे जा रहा है, जैसे इससे पहले उसने मेरे दादाजी को हमसे छीनने के बाद ही गया था, तो अब उसने क्या छीन कर गया। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे 8 महीने बाद मिला, जब मुझे पता लगा कि मीरा अब माँ नहीं बन सकती। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।